थैंक यू डॉक्टर संदीप जी, प्रोफेसर अश्विनी कुमार मिश्र जी, प्रोफेसर सिद्धार्थ, faculty members of the college and other colleges, प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे माफ़ करिएगा बीच बीच में कहीं ना कहीं इनके साथ जाएगी तो उतना नहीं रहेगा। आज का जो ये कार्यक्रम है ये वास्तव में एक राष्ट्रीय नीति से संबंधित है, नई शिक्षा नीति से संबंधित है। और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है आप सब समझ, ये एक रिस्पॉन्सिव सिटीजन बनाना है, आपको आत्मनिर्भर बनाना। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विज़न है। हमारे देश का जो टारगेट है 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, इसी के लिए ये शिक्षा नीति आई। शिक्षा नीति आपको देशभक्ति और संस्कारों से जुड़े हैं जो इनहेरेंटली आपको मिले हुए हैं। आपके नाम के साथ महाराणा प्रताप जी का नाम जुड़ा हुआ है, जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपके साथ महंत दिग्विजयनाथ जी का, महंत कबीरनाथ जी का आशीर्वाद है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। तो इतने प्रमुख लोगों का आपके पास आशीर्वाद है, तो आपको तो बहुत आगे जाना चाहिए। मैं अभी डायरेक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कि ऑटोनॉमस है या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि अभी नहीं है, बट कॉलेज को प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं बात शुरू करूँ, मैं धन्यवाद जरूर दूंगा हमारे डॉक्टर प्रदीप राव जी का। उन्होंने मुझे आज यहाँ आपके बीच आने का मौका दिया। प्रोफेसर सिद्धार्थ जी का आज मैं किसी आवश्यक कार्य से उसमें जाना पड़ा था, आज नहीं कर सकता। तो मैं अपनी बात रखना निश्चित रूप से चाहूँगा, क्योंकि मेरा गोरखपुर से पुराना नाता है। जब मैं यहाँ था तो लोगों ने कहा कि ये गोरक्षनाथ जी की धरती है, वो किसी को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। उसका एहसास मुझे जब दोबारा मैं आया तब मुझे हुआ कि वो बात सही थी। वो अच्छे लोगों को कहते हैं यहीं बसे रहिए, जाइए। आप सारे बहुत अच्छे लोग हैं जो यहाँ हैं। आपको अगर देखें, शिक्षा नीति पहले भी आई, बट जिस प्रकार से आज हर किसी को शिक्षा नीति के साथ जोड़ा गया वो महत्वपूर्ण है। हर किसी को ये एहसास हो कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। अभी अगर आप देखेंगे तो मैं वही जो भी बात कर रहा था ऑटोनॉमी की, आपको 1 साल के अंदर ऑटोनॉमी मिल सकती है। मैं मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल था। मैंने एक विज़न लिया कि भाई हमने इसको ऑटोनॉमस बनाना है। वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हुआ इंजीनियरिंग में। उससे पहले कोई इंस्टीट्यूट यूपी का नहीं था। कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा जाके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ बैठे, डिस्कस किया, अपनी बात रखी और जो पॉलिश होती है वो किया। उन्होंने मेरी फाइल आगे बढ़ा दिया। एक बार फाइल वहाँ से निकल गई रजिस्ट्रार के हाथ से, फिर तो मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने यूपीसी जाके वहाँ कॉन्टैक्ट किया, कमेटी फ्रेम कराया और कमेटी में आके इसी तरह 12 भी सेकेंड स्टेज था, उसके लिए मैंने यूजीसी से संपर्क किया और वहाँ से निकाल लिया। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट हो गया जिसके पास 12 भी था, ऑटोनॉमस भी था, ISO सर्टिफिकेशन भी कराया और फाइनली उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट भी किया। अभी आपको अगर नई शिक्षा नीति की बात करेंगे तो आपको ऑटोनॉमस 2035 तक होना ही है। तो इतना लंबा इंतजार क्यों?
अब अभी से इस दिशा में, क्योंकि नई शिक्षा नीति जब तक सारे इंस्टीट्यूशन फुली ऑटोनॉमस नहीं होंगे नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है कि 40% कोर्सेज तक स्टूडेंट्स को फ्रीडम रहेगी कि वो ऑनलाइन कोर्सेज कर लें। तो अगर 40% कोर्सेज की ऑनलाइन फैसिलिटी रहनी है तो एक इंस्टीट्यूट के लेवल पे तो पॉसिबल है, बट यूनिवर्सिटी के लेवल से निश्चित रूप से डिफिकल्ट होगा। कोई भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स लेगा और उसको आपको अपने कैरिकुलम के साथ एडजस्ट करना है, मैप करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आप अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और आप एक ऑटोनोमस कॉलेज के साथ बेहतर तरीके से अपने शिक्षण को संपादित कर पाएंगे और स्टूडेंट्स को भी उसका लाभ मिलेगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना है, जॉब प्रोवाइडर बनाना है, जॉब सीकर नहीं बनाना। आप जॉब प्रोवाइडर बने, इसके लिए जरूरी है कि आप एंटरप्रेन्योर बने। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। आप आर्ट के हों, साइंस के हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, किसी भी एरिया के हों, आप कॉमर्स में हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर सोशल सेक्टर तो इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको कॉलेज लेवल से अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाएं, स्टूडेंट्स की कंपनीज को रजिस्टर करें, स्टूडेंट्स को प्रमोट करें कि वो आगे बढ़ें और एंटरप्रेन्योर बने, कॉलेज लेवल से फैसिलिटेट करें। मैं अभी इससे पहले दिल्ली में था, 56 कंपनियां हमारे स्टूडेंट्स की वहाँ रन की, 50 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट्स ने टर्नओवर निकाला था। तो आप स्टूडेंट रहते हुए भी आगे कर सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर आप स्टार्टिंग करने के लिए आप अपने आसपास देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप इनोवेशन ला सकते हैं। आप उस इनोवेशन के साथ अपनी एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करिए। आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट में इनोवेशन लाइए, उसमें आगे बढ़िए, स्टार्टअप स्टार्ट करिए। तो इनोवेशन पे जब आप आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। आप किसी और को अपने साथ जोड़ेंगे, उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे। आपके लिए फिर खुद के एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किसी और के पास जाकर एम्प्लॉयमेंट मांगना है। आपको इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने के लिए, कॉलेज को आगे ले जाने के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, हमारे कॉलेजेस को नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे आना है। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे तब आएंगे जब आपकी परसेप्शंस बढ़ेंगी। आपको अपने परसेप्शंस को बढ़ाना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में रैंकिंग पर भी फोकस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे इस पर भी फोकस है। टीचिंग लर्निंग पर आपका स्पेशल फोकस है कि कैसे हम टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करें। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ योर रैंकिंग NIRF। आप अगर देखें तो हमारे प्रदेश का कोई भी कॉलेज, मुझे नहीं लगता टॉप 100 में होगा, सबको पता होगा। आप दिल्ली के सारे कॉलेजेस अगर टॉप 10 उठाइए तो टॉप 10 में होते हैं। ऐसा क्यों? आप कभी विचार करिए कि स्टूडेंट किसी से कम नहीं है वहाँ दिल्ली के स्टूडेंट से। मैं तो दिल्ली को लास्ट 6 ईयर से देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स का पोटेंशियल जो हमारे अपने स्टूडेंट्स का है प्रदेश के, वो उनमें नहीं है। अपने स्टूडेंट्स में मैं ज़्यादा पोटेंशियल देखता हूँ यहाँ प्रदेश के, बट वो रैंकिंग में ऊपर रहते हैं। तो उसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने एक एक पैरामीटर पर वर्क किया है, वर्कआउट किया है और उन पैरामीटर्स पर उन्होंने फिर आउटकम निकाला है। इसी तरह से आपको भी देखिए, आप कुछ ऐसा करिए जो इनोवेटिव हो, जो आपको रीजनल डाइवर्सिटी बढ़ाए। आप अभी सारे गोरखपुर के बच्चे ले रहे हैं, आप अगर कोशिश करें और अपना परसेप्शन बढ़ाएंगे तो नियर बाई स्टेट के बच्चे आपके पास आएंगे। नेपाल नज़दीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आके आएंगे। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है कि हम किस तरह से रीजनल डाइवर्सिटी को बढ़ाएं। अभी जैसा
डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि हम अपनी मातृभाषा में लेके चल रहे हैं। मातृभाषा में आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आए। इसी तरह अन्य प्रदेश के बच्चों को उनकी भाषा आप सीखिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए मातृभाषा के साथ दूसरी भाषाओं पर भी आप ध्यान दीजिए, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपका टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, ग्रेजुएशन आउटकम है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है। आप जब रिसर्च को वर्कआउट करेंगे, आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज को लाभ हो। सिर्फ रिसर्च का उद्देश्य ये नहीं है कि आपने पीएचडी किया और आगे इनोवेशन की जब बात करते हैं इसको नवाचार कहा जाता है। आपकी रिसर्च का पार्ट होना चाहिए वो इनोवेशन। ये ऐसे पैरामीटर हैं जो आपको रैंकिंग फ्रेमवर्क में लाएंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कह रही है कि आप रैंकिंग फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट करिए और आगे बढ़िए। ग्रेजुएशन आउटकम, किस तरह से हम एंटरप्रेन्योर्स नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है, वहाँ हम फोकस करें। तो आपका ग्रेजुएशन आउटकम अच्छा होना चाहिए, रिसर्च स्कॉलर्स के नंबर बढ़ने चाहिए। लेकिन वो सब तब आएगा जब आपके पास ऑटोनॉमी होगी। मुझे पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी का भी क्या स्टेटस है, आपको पीएचडी कराने की अनुमति होती है या आप सीधे यूनिवर्सिटी रजिस्टर करें। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको वर्कआउट करना चाहिए। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अंतर्गत आपकी वुमेन डाइवर्सिटी अगर आप 50% कर ले जाते हैं, अभी आपके कितने वुमेन हैं, फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हैं? आउट ऑफ 2000, हाँ ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। इसको भी अगर आप 50% ले जाएंगे आपको अच्छा, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास 45% गर्ल्स हैं, 40% गर्ल्स हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आप पार्टिसिपेट तो करिए। अभी रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, 9 दिन का लास्ट डे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए NIRF पर। हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप पहले रजिस्ट्रेशन करिए, पता नहीं आपने किया या नहीं, कभी किया है आपने पास? आप पार्टिसिपेट करिए, 9 तक रजिस्ट्रेशन होंगे, पहली बार हो सकता कम नंबर है, बट वो पैरामीटर्स ऐसे हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस इतने इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उसको इंटरप्रिटेशन के थ्रू कर लेंगे तो आप रैंकिंग में आ जाएंगे। क्योंकि कॉलेज लेवल पे बहुत कम कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट ही करते हैं। तो जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, रीजनल डाइवर्सिटी लेते आप देखेंगे बहुत सारे बिहार के बच्चे हमारे आगे परफॉर्मेंस करते हैं। वो रीजनल डाइवर्सिटी आप उसको वर्कआउट करिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको संख्या निकालिए। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स आपके अदर देन यूपी हैं, उनकी फिगर आप निकालिए, वो आपको वहाँ फिल करिए, रीजनल डाइवर्सिटी मिलेगी। इसी तरह से आपको फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है। अगर आप 85% तक फैसिलिटी क्रिएट कर देंगे, इतना बड़ा नहीं है, आपकी 3 स्टोरी बिल्डिंग है, आप अगर एक लिफ्ट भी लगा देंगे, लिफ्ट भी बहुत कॉस्टली है, आपकी पूरी समस्या फिजिकली डिसेबल्ड, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको लेके, और ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को अप्लाई कर दें कि मुझे भी 4 लिफ्ट चाहिए, वो तुरंत पैसा रिलीज कर देते हैं। आप अप्लाई करिए, मेरे ख्याल से भी है, आप इसको अप्लाई करिए, क्योंकि मैं 3 मंजिल चढ़ के आया इसलिए मुझे ये सब इसके पैरामीटर्स हैं, ये छोटे छोटे पैरामीटर हैं जिसमें आपको कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, आपको तुरंत ही फंड मिल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार दिल्ली के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया और मैंने उनसे 4 लिफ्ट मांगी थी, उन्होंने 4 मुझे सेंक्शन कर दिया, और वो लिफ्ट मैंने वहाँ पर लगवा दिया। बट उससे पहले मैं चला आया, लिफ्ट चालू हो गई थी।
इसी तरह से आप कितने बच्चों को फ्री से देते हैं? आपके पास SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स कितने हैं? ये आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का पार्ट है। आप इस पर फोकस करिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क मिलते जुलते हैं। आप जब NIRF के लिए वर्क करेंगे तो आप नेशनल एजुकेशन में बहुत सारे पैरामीटर्स को अचीव करेंगे। उसके बाद आता है आपका परसेप्शन। आप परसेप्शन पे जाएंगे, आपको कोशिश करनी चाहिए NAC के ग्रेड के लिए। NAC का आपको हुआ था तो आपको इसको दोबारा करिए। अब आप इस समय जो माहौल है ना, A++ तो सबको मिल जा रहा है, आप ले लीजिए। क्योंकि अब क्या है ना, वो पॉलिसी चेंज करने में लगे हुए हैं, उससे पहले आप अप्लाई करके अपना A++ ले लीजिए, मिल जाए। क्योंकि आपके पास एक ऐसा, अगर आप देखें, एक हिस्ट्री है आपके पास। आप इतने पुराने इंस्टीट्यूट हैं, आपका एल्यूमिनी नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें आपको पे करती हैं। तो जब आप इन सारे पैरामीटर्स को वर्कआउट करोगे, आप निश्चित रूप से जब आप अपना परसेप्शन बढ़ाओगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। आप अप्लाई करो, परसेप्शन मैं करा दूंगा आपको। मैं सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी जनरल काउंसिल का मेंबर हूँ या MBA का, तो मैं जानता हूँ कि बहुत कम इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हें आगे आना चाहिए, जो उनकी स्पेशलिटी है उसको दें। ऐसा नहीं है कि किसी एक पैरामीटर की वजह से आप डाउन हो जाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ, रीजनल डाइवर्सिटी, वुमेन डाइवर्सिटी आपकी स्ट्रेंथ। आपके पास PhD फैकल्टी जितनी ज़्यादा होगी वो आपकी स्ट्रेंथ है। इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं, आराम से आप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करिए कि स्टूडेंट्स को कैसे बेहतर सुविधाएं दी जाए। एज ए वाइस चांसलर ऑफ MUT, मैं MUT के साथ आप एक MOU साइन कर सकते हैं। फैकल्टी एक्सचेंज में हम आपकी हेल्प ले सकते हैं। आपकी फैकल्टी को हम अपने यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में आपके पास अच्छी फैकल्टी हो सकती है, आर्ट में आपके पास अच्छी फैकल्टी हो सकती है। इन कोर्सेज को हम एज ए इलेक्टिव अपने यहाँ ले रहे हैं। आपको AI में चाहिए होगा, हम फैकल्टी दे सकते हैं। CS डेटा साइंस में चाहिए होगा, वो हम दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पास स्ट्रेंथ है। आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी सोशल साइंस आपकी स्ट्रेंथ है। आप सोशल साइंस की फैकल्टी, वहाँ हमारी वीकनेस है, बट वो हम आपके साथ पूरी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल एक्सचेंज आपको करना है, आपको MOUs डिफरेंट अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ करके आगे बढ़ना। आप जब करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि एक, अगर आप देखें तो गोरखपुर एक आपका एजुकेशनल हब बनता था, और उसके लिए ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो। जब आप इनके बीच में एक दूसरे की स्पेशलिटी को, एक दूसरे की स्पेशलाइजेशन को अपने यहाँ लेंगे, एक दूसरे की हेल्प लेंगे, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको स्टार्टअप स्टार्ट करनी है, उसमें MUT हेल्प कर सकते हैं। आप अगर देखें तो इतना अच्छा एग्रीकल्चर हमारा क्षेत्र है, हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें वहाँ की समस्याएं पता है, उनमें क्या इनोवेशन करके हम इम्प्रूव करें और कैसे हम एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें। बहुत सारी एग्रीकल्चर की ऐसी टेक्नोलॉजी है, लाइक हाइड्रोपोनिक्स है। आप हाइड्रोपोनिक्स पर वर्कआउट करिए, लोगों को ट्रेन करिए। आपके प्रोडक्ट जो 20 रुपये किलो है वो 200 रुपये किलो जाएंगे हाइड्रोपोनिक्स। तो इस तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको आप आराम से इन न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ हाइड्रोपोनिक्स वगैरह को यूज़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। इनमें आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इनोवेशन ला सकते हैं, किस तरह से हम रसायनों का मिनिमम प्रयोग करके अपनी एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
हेल्थ के क्षेत्र में हम कौन से स्टार्टअप ला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग और साइंस के ही ग्रेजुएट होंगे तभी आप वहाँ सपोर्ट करेंगे, या आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तभी करेंगे। आप किसी भी हिस्ट्री के हो सकते हैं, फिजिक्स के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं स्टूडेंट, बट आपके पास विजन होगा, आप उसको कर लें। इंस्टीट्यूट लेवल से एक सेल क्रिएट किया जा सकता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप के लिए। IPR पॉलिसी अपनी लाई जा सकती है, बच्चों के स्टार्टअप को रजिस्टर कराने के लिए उनको हेल्प किया जा सकता है, मेंटर्स को अटैच किया जा सकता है। बहुत सारे वॉलंटियर मेंटर्स आ रहे हैं। अगर आप UGC को देखें, अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसमें इंडस्ट्री से, फील्ड से, किसी भी एरिया से आप जो 15 ईयर्स एंड अबव इंडस्ट्री पर्सन हैं, आप उनको अपने साथ जोड़िए, वॉलंटियरली वो आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपको ऑनरेरी रूप से जुड़ेंगे और आपको हेल्प करेंगे, आपके स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लेके आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हुए अभी से सोचना शुरू करिए कहाँ हम इनोवेशन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। आप खुद भी सेटिस्फाई होंगे, आपको किसी के लिए जॉब की ज़रूरत नहीं है। हमारी पिछली शिक्षा नीति में क्या था? पुरानी शिक्षा नीति में जब एक स्टूडेंट BA करता था तो सोचता था मैं बैंक में क्लर्क बन जाऊंगा, किसी ऑफिस में मैं क्लर्क बन जाऊंगा, बैंक में, ऑफिस में, या किसी उससे आगे सोचता भी। मैं भी उनमें से था तो पढ़ता था कि भाई हाई स्कूल इंटर किया तो कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी, बट हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हुई, थॉट चेंज हुई, बट 95% मानसिकता स्टूडेंट्स की यही होती है। 5% स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि मुझे IAS बनना है, बट सफल कितने होते हैं? एक साल के अंदर 200-250 लोग निकलते हैं। तो आप वहाँ क्यों दौड़ा रहे हो उस तरह? आप वो देखो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, जहाँ आपका पावरफुल एरिया है आप उस एरिया पे वर्कआउट करो। जब आप अपने को पहचानोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। आपको स्वयं को जानने की जरूरत है। यही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपको सोचने में मजबूर करने के लिए है। आपका जो भी डॉक्टर साहब ने बताया एंटी एंड एक्सेस, उसके भी कई रीजंस हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पुअर वॉइस से किसी वजह से नहीं करना। सेकेंड, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, एक और ऑब्जेक्टिव भी है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया, आपको लग रहा है कि मैं इस कंपनी में मुझे ज़्यादा समय देना है, तो मैं अभी बीच में एग्जिट ले लेता हूँ, फिर मैं 2 साल बाद आके ज्वाइन कर लूँगा, जब मेरा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा, मेरी कंपनी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत जगह की जरूरत नहीं है, आप अपने एक हॉल में पार्टीशन करके बच्चों को स्टेज दे सकते हो, वहीं से वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर देंगे, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारे पैरामीटर्स पे जब आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर वो क्षमताएँ हैं, उन क्षमताओं को आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। संस्थान आपको हेल्प करेंगे, सोसाइटी आपको हेल्प करेगी और आप ग्रो करेंगे। शुरू में हो सकता है और आप पढ़ते पढ़ते भी अपने बिजनेस को सिलाई कर लेंगे कि आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हर महीने मिलने लगे। आप मार्केटिंग करा सकते हैं। गांव में किसान प्रोडक्ट बनाता है, पापड़ बनते हैं, अचार बनते हैं, आप वेबसाइट बनाओ, बट ऑनलाइन सेलिंग शुरू करा दो उनकी। आपको तो सिर्फ सेलर और बायर के बीच में कड़ी बनना है। बेचने वाला गांव का किसान है या पापड़ बनाने वाली महिलाएं हैं, वो अपने सामान को नहीं बेच पा रही है, बट आज की डेट में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इतनी सारी कंपनियां हैं, उनके थ्रू आप अपना एक नया स्टार्टअप बना दीजिए। वो क्या करेगा, इनके प्रोडक्ट को वहाँ पहुँचा देगा, वो लिंक दे देगा आपको, तो बीच में जो आपके खर्चे हैं वो मिलेंगे। आप सोसाइटी की भी हेल्प करोगे इस तरह के स्टार्टअप से। तो ये कुछ
बिंदु हैं जिसका आप सोचिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे समय की लिमिटेड ही दिया गया है। मैं पुनः संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर प्रदीप राव सर, संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर चित्रा सिंह, डायरेक्टर हायर एजुकेशन रीजनल प्रोफेसर अश्विनी कुमार सिंह, आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए, मेरे पूर्वज सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपने सहज सरल भाषा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सैद्धांतिक दायरे का प्रकाश डाला और हम सबका मार्गदर्शन किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक अपने समारोह के अंतिम विश्राम की ओर अग्रसर है। आज के समारोह को समाप्ति की घोषणा न करते हुए इसे विश्राम की स्थिति कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। साथ ही निश्चय ही नई संकल्प, प्रेरणा और ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हम सभी सहभागी बनेंगे, तभी इस संकल्प की सिद्धि के साथी बनेंगे। वंदे मातरम के लिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सावधान।